हेलो स्टूडेंट। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे 12th क्लास के फिजिक्स। तो उसमें जो सबसे पहला जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आइए अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की दो ब्रांच होती है, एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरी है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो अब देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम चार्ज को डील करते हैं रेस्ट में, चार्ज इन रेस्ट। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम चार्ज को डील करते हैं कैसे? चार्ज इन मोशन। ठीक है, अब देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में रिलेशन और इन दोनों से जुड़े हुए फिनोमिनन पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं उनके बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है जिसमें हम चार्ज से रिलेटेड कुछ फिनोमिनन स्टडी करते हैं, बट इस सिचुएशन में चार्ज कैसे होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए। और डायनेमिक्स में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्ज किस में होना चाहिए? मोशन में होना चाहिए। तो देखिए यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बेसिक जो चीज है वो है क्या है? चार्ज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही रहेगा कि चार्ज क्या है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह। ठीक है, तो सर चार्ज के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में जान लेते हैं हम थोड़ा सा, जो आपको इस यूनिट के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कि आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले इससे जुड़ी हुई कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से जुड़ी हुई। तो देखिए सबसे पहले इसके बारे में कुछ हिस्ट्री में जान लेते हैं। तो देखिए ग्रीक जो फिलोसोफर थे, ग्रीक फिलोसोफर, ग्रीक लोग काफ़ी पुराने टाइम से ही काफ़ी इंटेलिजेंट रहे हैं। तो उन्होंने एक डिस्कवरी की, इन्वेंशन किया। क्या देखा उन्होंने कि एम्बर को जब हम रब्ड करते हैं ना, एम्बर को रब करते हैं, तो वो कुछ छोटी छोटी चीज़ों को जैसे कि बिट्स ऑफ स्ट्रा को अट्रैक्ट करता है। रब्ड एम्बर स्टोन एक टाइप का स्टोन होता है, क्रिस्टल जैसा, कुछ ग्लास जैसा। ठीक है, एम्बर स्टोन अट्रैक्ट बिट्स ऑफ स्ट्रा, मतलब घास की कुछ छोटे छोटी टुकड़ों को ये एम्बर स्टोन, रब किया हुआ एम्बर स्टोन है, वो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो बेसिकली उस टाइम इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी कि ये एम्बर स्टोन है, ये क्यों अट्रैक्ट करता है। अभी आपको पता है ये, इसके पीछे रीजन क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या रीजन है इसके पीछे, क्यों अट्रैक्ट करता है? इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ठीक है, अब देखिए यहां पर उनको उस टाइम ये चीजें नहीं पता थी। तो दूसरा इन्वेंशन, उनका अनोखा इन्वेंशन क्या था कि उन्होंने एक स्टोन देखा, स्टोन which attract small pieces of iron। आयरन के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है एक स्टोन। एक दूसरा स्टोन देखा एम्बर के अलावा, और आपको पता है वो कौन सा स्टोन है? लोड स्टोन बोलते हैं उसको। बाद में उसको मॉडिफाई करके क्या बोला गया? मैग्नेट बोला जाता है, नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, तो वहां पर कौन काम करता है? वहां पर आपको पता है आज के करंटली नॉलेज के हिसाब से वहां पर इसके पीछे रीजन है क्यों अट्रैक्ट करता है?
इसके पीछे रीजन है मैग्नेटिक फोर्स काम करता है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्ट करता है किसको, स्मॉल पीसीज ऑफ आयरन को। बट वास्तव में जब ये इन्वेंशन हुए, फर्स्ट टाइम देखे गए, तो इनके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। ये ऐसे लगे कि कुछ चमत्कार जैसे लगे, ठीक है। तो बाद में, अब यहां से थोड़ा ध्यान से समझिए, बाद के अंदर डेवलप किया गया, इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ा गया और मैग्नेटिज्म को अलग से सेपरेटली। इलेक्ट्रिसिटी है वो अलग से एक फिजिक्स की ब्रांच बनी और मैग्नेटिज्म है वो अलग से ब्रांच बनी फिजिक्स की। तो ये काफी सदियों तक ऐसे ही चलता रहा, इलेक्ट्रिसिटी सेपरेट ब्रांच और मैग्नेटिज्म सेपरेट ब्रांच, अलग से हम स्टडी करते रहे। कब तक, जब तक इस थ्योरी में नहीं आते हैं हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये बताया कि भाई हम पीछे जो पढ़ रहे हैं अलग से सेपरेट मानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग अलग है, वो अलग अलग नहीं है। वास्तव में वो दोनों बिछड़े हुए एक ही सिक्के के पहलू है, ठीक है। एक ही सिक्के के पहलू है दोनों। और इन्होंने एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया किसके बीच, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच। और वहां से एक नई ब्रांच क्रिएट हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अब उसके बाद थोड़ा और देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को और भी डिफरेंट साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो मेन रोल है वो दो का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। पहला है माइकल फैराडे। वास्तव में इसको बोला जाता है ट्रूली गिफ्टेड एक्सपेरिमेंटर। आप इन शॉर्ट ये भी बोल सकते हो कि ये फिजिक्स के अंदर अब तक का टॉप एक्सपेरिमेंटर रहा है। यहां पर माइकल फैराडे है, वो पैसे से ब्लैक स्मिथ थे, लोहार थे, और पैसे की तंगी की वजह से वो कुछ खासी स्टडी नहीं कर पाए थे, मतलब कुछ ज्यादा नहीं पढ़ पाए थे। बट इनका जो नजरिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रति वो कुछ ज्यादा अट्रैक्टिव था, और इन्होंने अपनी बहुत सारी थ्योरी लिखी। और इनके टॉप एक्सपेरिमेंटर होने के पीछे आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि इनकी जो लेबोरेटरी नोटबुक थी, जिसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर करके कुछ कंक्लूजन निकाला था, उनके अंदर एक सिंगल मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं थी। ये मैथमेटिक्स के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। उसके बाद आते हैं इसी के थ्योरी के अंदर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। ये माइकल फैराडे से खासे प्रभावित थे। ये एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, और इन्होंने जो स्टडी एजुकेशन ऑब्टेन की थी वो काफी हाई लेवल की थी। ये एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। इन्होंने जो माइकल फैराडे है, उनके जो आइडिया थे उनको किसमें ट्रांसफॉर्म किया, शानदार मैथमेटिकली इक्वेशन में। और इन्हीं दोनों का ही रोल है कि आज आप मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप, बहुत सारी चीजों के अंदर आप कुछ एंटरटेनमेंट की चीजें देख पा रहे हैं और बहुत सारे वर्क कर पा रहे हैं। ये इन्हीं दोनों के पीछे, इन्हीं का अहम रोल है। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चार्ज। तो देखिए चार्ज क्या है। अब देखिए यहाँ चार्ज को समझने के लिए आप पहले एक दो एक्सपेरिमेंट समझेंगे, उसके बाद हम चार्ज की डेफिनेशन देखेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज, इन शॉर्ट बोला जाए तो हम बोल सकते हैं इसको चार्ज। तो देखिए एक्सपेरिमेंट करके चार्ज को डिफाइन किया गया है कि चार्ज वास्तव में है क्या चीज। ध्यान से समझना है, आपको डेफिनेशन लर्न करनी है, ये सब चीजें लर्न नहीं करनी है, बट आपको एक बेस्ट वे से समझना है ताकि आपके माइंड में ये हमेशा रहे।
इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इससे पहले कुछ हम देख रहे थे एक्सपेरिमेंट। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए। आपने ये एक्सपेरिमेंट देखे हुए हैं। एक ग्लास रोड को हम सिल्क क्लॉथ से क्या करते हैं, रब करते हैं। ठीक है, ग्लास रोड ली और उसको सिल्क क्लॉथ से क्या कर दिया, रब कर दिया। ठीक है, ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब कर दिया। एक और दूसरी ग्लास रोड ली और उसको भी सिल्क क्लॉथ से रब किया और उसको इस रोड के पास लेके आए। तो हमें यहां रिपल्सन का फोर्स देखने को मिला। यहां पर ऐसा लगा कि ये जो रोड है इस पे एक फोर्स लगा रही है, और वो भी कैसा, रिपल्सन का। ठीक है, रिपल्सन, रिपल्सन का फोर्स, रिपल्सिव फोर्स देखने को मिला। ठीक है, अब देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए। आपको पता है यहाँ पे इस पे कौन सा चार्ज आएगा। ठीक है, बाद में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप इसकी जो दैट मीन्स बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश कीजिए आप। दूसरा एक्सपेरिमेंट देखिए आप, इसी तरीके से एबोनाइट रोड को ग्लास कैटफर से, एबोनाइट रोड को कैटफर से क्या किया गया, रब किया गया और उसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, और एक दूसरी एबोनाइट रोड लेके आए हम, दूसरी एबोनाइट रोड, और इस सस्पेंडेड एबोनाइट रोड के पास उसको लेके आए कैटफर से रब्ड करने के बाद। तो सेम रिपल्सिव फोर्स हमें यहां देखने को मिला। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझिए। इस ग्लास रोड और इस एबोनाइट रोड को, ठीक है, हमने इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आया। इस ग्लास रोड के पास ये एबोनाइट रोड लेके आया हमें। तो हमें क्या देखने को मिला, अट्रैक्शन। हमें ये देखने को मिला कि यहां पर इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो इन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। तो यहां एक बात पता चल गई कि यहां कुछ तो ऐसा हो रहा है जिनकी वजह से ये फोर्स लग रहे हैं, ये रिपल्सन का फोर्स और ये अट्रैक्शन का फोर्स। काफी स्टडी की गई और ये बोला गया कि इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है एक प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल, या कंस्टिट्यूएंट भी बोल सकते हो, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर ड्यू टू विच they can apply electric force on each other, अब देखिए काफी एक्सपेरिमेंट के बाद बोला गया कि एक प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, और उस प्रॉपर्टी को चार्ज बोला गया, इलेक्ट्रिक चार्ज। इन शॉर्ट हम क्या बोल रहे हैं, चार्ज। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक मतलब होती है मूलभूत, जन्मजात। ठीक है, देखिए किसकी प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल पार्टिकल्स की। किसके फंडामेंटल पार्टिकल्स की, किसी भी मैटर के। ठीक है, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच फंडामेंटल पार्टिकल्स है वो एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो आप इस बात को थोड़ा अच्छे तरीके से समझिए। जैसे ये मार्कर है, आपको पता है यहां पर ये मार्कर है, एटम से बना हुआ है, छोटे 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 पार्टिकल से बना हुआ है। इस मार्कर को बनाने के लिए हम उन फंडामेंटल पार्टिकल को लेके आते हैं। तो उन फंडामेंटल पार्टिकल के साथ ही वो प्रॉपर्टी आ जाती है। कौन सी प्रॉपर्टी,
जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। उन फंडामेंटल पार्टिकल में अपने आप से ही है वो प्रॉपर्टी, और इसीलिए इसको चार्ज को बोला जाता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब मूलभूत प्रॉपर्टी है। थोड़ा ध्यान से समझिए। और ये सभी के अंदर है, चाहे कोई टेबल है, चाहे कोई स्टोन है, आप है, मैं हूं, कोई मार्कर, कोई पेन है, कोई नोटबुक है, सभी के जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं उन सभी के पास ये वाली प्रॉपर्टी है। कौन सी? चार्ज वाले। समझ पा रहे हैं? ये हो गई चार्ज की डेफिनेशन। अब देखिए थोड़ा याद ध्यान से, अब टाइप ऑफ चार्ज। अब काफी एक्सपेरिमेंट होने के बाद टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज के अंदर काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट होने के बाद यहां से देखो, इन दोनों एक्सपेरिमेंट और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होने के बाद एक बात पता चल गई हमें कि चार्ज है वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, जो भी थे साइंटिस्ट काफी एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक कंक्लूजन पर पहुंच गए कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के। ठीक है, अब देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिकन साइंटिस्ट था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसने इन चार्ज को नेम दिया। एक चार्ज को नेम दिया पॉजिटिव चार्ज और दूसरे चार्ज को नेम दिया नेगेटिव चार्ज। और ये प्योरली आर्बिट्रेरी था, मतलब उसने अपनी इच्छा से एक चार्ज को नाम दे दिया पॉजिटिव और एक चार्ज को नाम दे दिया क्या, नेगेटिव। तो अब देख लेते हैं एक चार्ज कौन सा पॉजिटिव चार्ज और कौन सा नेगेटिव चार्ज। तो आप इन एक्सपेरिमेंट को एक बार रिवाइज कीजिए। ग्लास रोड को किससे रब किया है हमने, सिल्क क्लॉथ से, और एबोनाइट रोड को किससे रब किया है, कैट फर से। ठीक है, तो अब देखिए यहां हम डेफिनेशन देखते हैं पॉजिटिव चार्ज की और नेगेटिव चार्ज की। आप चार्ज की डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। देखिए अब पॉजिटिव चार्ज की जो डेफिनेशन है, पॉजिटिव चार्ज, चार्ज acquired by glass rod when it rubbed with silk cloth। वो चार्ज जो ग्लास रोड के द्वारा एक्वायर किया जाता है, कब, जब ग्लास रोड को रब किया जाता है। किससे रब किया जाता है, किसके साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ। तो जो ग्लास रोड पे जो चार्ज आता है वो चार्ज कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज देख लेते हैं हम, नेगेटिव चार्ज। तो देखिए नेगेटिव चार्ज की डेफिनेशन, द चार्ज acquired by silk cloth when it rubbed with glass rod। वो चार्ज जो सिल्क क्लॉथ के द्वारा एक्वायर किया जाता है जब उसको रब किया जाए, किसके साथ, ग्लास रोड के साथ, नेगेटिव चार्ज। इसके पीछे कोई रीजन नहीं देखा था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आप इसके पीछे कुछ स्लाइटली रीजन देख सकते हैं। कैसे कि जैसे कि क्वेश्चन ये उठा कि जब 2 टाइप के चार्ज हैं और सभी पार्टिकल्स या सभी बॉडी हैं वो उन पार्टिकल से बनी हुई है। ठीक है, तो अब देखिए बॉडी पर, किसी बॉडी पर नेट चार्ज 0 है, तो अब इसका मतलब उसके अंदर तो पार्टिकल है ही नहीं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसके पीछे कंक्लूजन लगाया गया कि इन चार्ज, दोनों टाइप के जो चार्ज हैं, एक के पास और दूसरे के पास ऐसी कुछ इन्फ्लुएंस है कि वो एक दूसरे के इन्फ्लुएंस को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स के अंदर प्लस
और माइनस। जैसे कि एक बैग के अंदर आप 3 बॉल एंटर करते हैं, 3 बॉल डालते हैं। पहले बैग में कितने बॉल है? 0। अब 3 बॉल उसके अंदर डालते हैं, प्लस करते हैं और 3 उसमें से निकाल लेते हैं, तो नेट कितना रहेगा? अगेन 0। तो इसी के हिसाब से, मैथमेटिक्स के हिसाब से प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, नलीफाई कर रहे थे इफेक्ट को। तो इसी के हिसाब से एक चार्ज को पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को क्या बोल दिया गया? नेगेटिव चार्ज। इसके पीछे कोई खास रीजन नहीं है, ठीक है। तो आप ये अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब देखिए यहां पर, अब थोड़ा ध्यान से समझिए, पोलैरिटी ऑफ चार्ज क्या होती है, ठीक है। पोलैरिटी ऑफ चार्ज, पोलैरिटी ऑफ चार्ज, द प्रॉपर्टी which differentiate the two kind of charge known as polarity of charge। पोलैरिटी ऑफ चार्ज वो प्रॉपर्टी जो दोनों चार्ज, दोनों टाइप के जो चार्ज हैं उनको क्या करती है? डिफरेंशिएट करती है। वो क्या होगी? पोलैरिटी ऑफ चार्ज। अब देखिए यहां पर थोड़ा ध्यान से, एक बॉडी अगर कुछ चार्ज एक्वायर करती है तो उसको हम बोलेंगे चार्ज बॉडी या इलेक्ट्रिफाइड बॉडी, ठीक है। अगर एक बॉडी पर चार्ज नहीं है तो हम उसको बोलेंगे न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिए, अब यहां से आपके क्यूरियोसिटी के लिए या कुछ चिंतन मनन करने के लिए, या फिर आप ये समझ लीजिए कि आपका दिमाग खराब करने के लिए 2 क्वेश्चन हैं यहां पर, जिन पे आप सोचे, अच्छे तरीके से समझे आप, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ये, यहां पे कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द यूनिवर्स have particles with charge। दूसरा क्वेश्चन है यहां पर, why does the charge particle come in 2 kinds? That means not any 1 or 3। ये कहना चाहता है पहला क्वेश्चन कि यूनिवर्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो चार्ज क्यों रखते हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल, उन पे जो चार्ज है वो 2 टाइप से ही क्यों है, ठीक है। द चार्ज पार्टिकल कम इनटू 2 टाइप्स। जो चार्ज पार्टिकल आए यूनिवर्स के अंदर वो 2 टाइप के क्यों आए? 1 टाइप का भी आ सकता था, 3 टाइप के आ सकते थे। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से सोचे, समझे, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम चार्ज। अब हमने चार्ज के बारे में बेसिक चीजें पढ़ ली हैं यहां पर। तो चार्ज का आप देखेंगे सिंबल, उसकी एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट। तो चार्ज का जो सिंबल है डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट कर सकते हैं। और इसकी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट होती है कूलम्ब्स। कूलम्ब्स स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से, कैपिटल सी से, ठीक है। कूलम्ब्स किसी साइंटिस्ट का नेम है इसलिए कैपिटल सी से डिनोट करता है। मीटर किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है इसलिए स्मॉल एम से डिनोट करता है। सीजीएस
यूनिट स्टेट कूलाम। रिलेशन देख लेते हैं, 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 9 स्टेट कूलाम। उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला, या आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो 80, आपको पता ही है ये तो। क्वांटिटी कैसी है, साथ के साथ लिख लेते हैं, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखिए आगे, थोड़ा ध्यान से आगे। अब देखिए हम कुछ बेसिक चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो अब देखिए हमारे पास ये पता है कि जो सभी मैटर हैं या जो चीज़ें हैं वो एटम से बनी हुई हैं, और एटम के जो बेसिक पार्टिकल हैं वो 3 पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो सम बेसिक चार्जेस, कुछ बेसिक चार्जेस आपको लर्न रखने हैं ये, ठीक है। तो देखिए कुछ बेसिक चार्जेस, एलिमेंट्री चार्ज, इसकी वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -19 कूलम। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, तो -1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -19 कूलम। चार्ज ऑन ए प्रोटॉन is equal to plus 1.6 multiply 10 raised to power -19 coulomb. Charge on a neutron, न्यूट्रॉन पर चार्ज 0, ठीक है। तो अब कंफ्यूज नहीं है, एलिमेंट्री चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड ये होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव टाइप वाला चार्ज होता है और प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव टाइप वाला चार्ज होता है, ठीक है। इनकी वैल्यू आप लर्न रखिए। अब आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आपको अच्छे तरीके से ध्यान से समझना है, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देख लेते हैं, ये भी टॉपिक, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। देखिए अब ये तो आपको पता ही है, उन एक्सपेरिमेंट से भी प्रूव हो गया, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस attract each other, ये पहली प्रॉपर्टी है चार्ज की। दूसरी प्रॉपर्टी, चार्ज इज एडिटिव, चार्ज है वो कैसा होता है, एडिटिव होता है। तो इसका मतलब समझे थोड़ा ध्यान से अच्छे तरीके से। तो देखिए चार्ज है वो सिंपल अलजेब्रा के थ्रू ऐड होता है। सपोज कर लेते हैं एक हमारे पास कोई भी एक बॉक्स है, उसके अंदर हम कुछ चार्ज बॉल पुट करते हैं, ठीक है, रखते हैं। तो पहली चार्ज बॉल यहाँ पर आई प्लस की 5 कूलम की एक बॉल रखी जिसपे कितना चार्ज है, प्लस का 5 कूलम। दूसरी बॉल है उस पे माइनस का 2 कूलम चार्ज है, और तीसरी बॉल है उस पे प्लस का 6 कूलम चार्ज है। तो इस बॉक्स का नेट चार्ज कितना होगा इस बॉक्स पर? तो देखिए प्लस के तो 11 कूलम हो गए, माइनस के कितने हो गए 2 कूलम। तो इनको मैथमेटिक्स के अलजेब्रा के हिसाब से ऐड करेंगे तो प्लस का 9 कूलम, ठीक है, ये आ जाएगा। तो चार्ज है वो एडिटिव है, सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, तीसरी प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड,
या इसी को बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ध्यान से समझना है बेटा, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ऑफ चार्ज। देखिए अब क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए द नेट चार्ज on a body is always integral multiple of elementary charge या बोल सकते हो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, या बोल सकते हो चार्ज ऑन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब देखिए इस चीज को समझिए आप ध्यान से। ये कहना चाहता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी बॉडी पर जो नेट चार्ज है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। किसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा? एलिमेंट्री चार्ज। तो एलिमेंट्री चार्ज या एक स्मॉलेस्ट यूनिट का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। वो स्मॉलेस्ट यूनिट या एलिमेंट्री चार्ज है वो कितना है? या तो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन ए प्रोटॉन। ठीक है, अब देखिए इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। Q है यहाँ पर बॉडी पे चार्ज है वो शो कर रहा है, N है वो इंटीजर है, E है एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू आपको पता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 19। ठीक है, कूलम। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, जब प्रोटॉन की बात होगी तो प्लस का सिंबल ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो किसका सिंबल ले लेंगे? माइनस का। ठीक है, अब देखिए आप थोड़ा ध्यान से समझिए इस चीज को अच्छे तरीके से। पहले डेफिनेशन इन प्रॉपर्टीज को नोट कर लीजिए जल्दी से। तो देखिए इस चीज को समझिए आप कि ये क्वांटाइजेशन है क्या वास्तव में। ठीक है, ये भी बताना चाहता है कि किसी बॉडी पर कितना चार्ज आ सकता है। हर एक चार्ज या कोई भी चार्ज किसी बॉडी पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता या ट्रांसफर नहीं हो सकता है। सभी के सभी चार्ज, थोड़ा ध्यान से समझे बेटा इस बात को अच्छे तरीके से। मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहता हूं। यहां से देखिए पहला एग्जाम्पल, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि किसी बॉडी पर, यहां ध्यान से समझिए, किसी भी बॉडी पर कोई भी आलतू फालतू का चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। कुछ स्पेशल चार्जेस हैं वही आ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यहां पर देखिए मान लेते हैं किसी बॉडी पर चार्ज आया है 4.8 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 17 कूलम। ठीक है, तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? मतलब इतना चार्ज किसी बॉडी पर आ सकता है या नहीं आ सकता है, ये बताता है हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो देखिए कैसे बताता है। Q किसके इज इक्वल टू होता है? एन ई, प्लस माइनस एन ई। तो माइनस वाला चार्ज है ये। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। तो किसकी बातें कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रॉन की। तो देखिए यहां पर जब n की वैल्यू निकालेंगे तो Q अपॉन क्या हो जाएगा? E। तो Q की वैल्यू कितनी है? 4.8 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 17 डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 19। अब ऑब्वियसली है कि E के साथ भी माइनस था और इसके साथ भी माइनस, माइनस कैंसिल हो गए, वो मैंने लिखा नहीं नंबरिंग में। ठीक है, तो ये 1 और ये कितना हो गया? 3। तो क्या आ जाएगा यहां से? 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2, तो मतलब 300 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो बिल्कुल ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, 300 इलेक्ट्रॉन्स। समझ पा रहे हो? ये चार्ज हो सकता है किसी बॉडी पर, आ सकता है ये चार्ज। ठीक है, अब दूसरे एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। Q की वैल्यू थोड़ा ध्यान से समझिए। Q की वैल्यू हम लेते हैं माइनस 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 18। फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है कभी भी चार्ज। ठीक है, मतलब नंबरिंग है वो ऐसे नहीं आनी चाहिए बेटा। यहां देखो 300 कंप्लीट है, 300 एंड हाफ, मतलब
300 इलेक्ट्रॉन और आधा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसी बॉडी पर ट्रांसफर हो गए 300 इलेक्ट्रॉन और साथ में आधा इलेक्ट्रॉन। ये चार्ज, ऐसा चार्ज नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो देखिए एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के थ्रू समझिए थोड़ा सा ध्यान से, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर अब n की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 5.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -18 डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -19। इनको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 3.5 मल्टीप्लाई 10। अब थोड़ा ध्यान से ये मत समझना कि सर आपने ये बोला था 300.5, ये तो 3.5 है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, किसी बॉडी पर नहीं आ सकता है। बेटा कंप्लीट देखो इसको, ये कितना आ गया 35, कितना आ गया 35। क्या फ्रैक्शन में है? इतने इलेक्ट्रॉन, इतने एलिमेंट्री चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो सकते हैं। समझ पा रहे हो? ध्यान से समझना, ठीक है। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही कहना चाहता है कि आप जो एलिमेंट्री चार्ज है उसको कंप्लीटली ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए और उसके बाद आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, ठीक है। देखिए अब और एग्जांपल देखते हैं हम, तीसरा एग्जांपल इसके अंदर लेते हैं हम वही एग्जांपल, और अब पावर लेते हैं 10 रेज टू पावर 19, ठीक है। अब n की वैल्यू देखिए, अब 5.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -19, 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -19। ऑब्वियसली है, मैंने कुलाम यहाँ पे यूज नहीं किया है, ठीक है, यूनिट्स नहीं लगाई है, ये इससे कैंसिल हो गया और अब आ गया 3.5। ये चार्ज, इतना चार्ज किसी भी बॉडी पर नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? इतने चार्ज एक्वायर करने के लिए किसी बॉडी को 3 इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट चाहिए और प्लस आधा इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये पॉसिबल है ही नहीं। एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है ये कि या तो 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे या 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। थोड़ा और समझिए आप अच्छे तरीके से। फोर्थ एग्जांपल देखिए, Q की वैल्यू लेते हैं हम यहाँ पर 5.3 मल्टीप्लाई, कुछ और लेते हैं फोर्थ एग्जांपल में, ये लेते हैं -3.2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -20 या -21 ले लेते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -19। तो अब देखिए यहाँ ये माइनस, तो इसके माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 और ये 2। तो आप सोचेंगे यहाँ 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -2, ये तो कंप्लीट आ रहा है सर, फ्रैक्शन में आ रहा है, ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा? बताइए आप। ये पॉसिबल नहीं होगा बेटा। देखिए ध्यान से समझिए, 2 अपॉन क्या है यहाँ पर, अरे इस पावर को नीचे लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा 100, तो ये क्या आ जाएगा 0.02। तो ये तो फ्रैक्शन में ही आ गया, समझ रहे हैं? कंप्लीट इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना है ये, ठीक है। इन शॉर्ट, अगर यहां देखो स्मॉलेस्ट यूनिट हमने मान रखी है 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -19, इससे ऊपर, इससे नीचे का जो चार्ज है, इससे जो नीचे मतलब 10 रेज टू पावर -20 हो जाए, 10 रेज टू पावर -24 हो जाए, वो तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है यहाँ पर। और कुछ एग्जाम्पल थ्रू समझाना चाहूंगा मैं आपको। देखिए किसी चीज को क्वांटाइज्ड करना क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एटीएम का एग्जाम्पल देता हूँ, थोड़ा ध्यान से अच्छे तरीके से समझिए। किसी बैंक का एटीएम है और उसके अंदर केवल 500 रुपीज के नोट निकलते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए, 500 रुपीज के नोट्स, ठीक है। तो अब देखिए हमने रुपीज को वहां पर क्वांटाइज्ड कर दिया। कैसे क्वांटाइज्ड कर दिया कि आप उस एटीएम से 500 रुपीज निकाल सकते हैं, 1000 निकाल सकते हैं, 1500, 10,000 निकाल सकते हैं, 20,000 निकाल सकते हैं, बट कितने नहीं निकाल सकते? 700 नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि रुपीज वहां पर क्वांटाइज्ड है, 500 के नोट है, वहां पर 500 रुपीज के नोट है। थोड़ा ध्यान से समझिए बेटा इस चीज को। तो ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जैसे मान लेते हैं यहां पर 2 बॉक्स है हमारे पास, एक बॉक्स में बहुत सारे बॉल्स हैं, बहुत सारे बॉल है, ठीक है, और 1 kg की बॉल है, ठीक है।
तो यहाँ देखिए इस बॉल में, इस बॉक्स में हम ट्रांसफर करेंगे फर्स्ट और ये सेकंड। तो यहाँ देखिए या तो 3 किलो ट्रांसफर कर सकते हैं 3 kg, या 5 kg ट्रांसफर कर सकते हैं, या 10 kg ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते 5.5 kg। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी कितनी केजी की हैं? 1 kg की। तो देखिए यहाँ पर एक बॉल ट्रांसफर की 1 kg, आपको 10 kg चाहिए तो 10 ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया? क्वांटाइज्ड हो गया। क्या? मास। वास्तव में मास क्वांटाइज्ड नहीं होता है, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिए, ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बेटा ध्यान से न्यूमेरिकल आते हैं इस पे। कैन आपको एक वैल्यू दे दी जाती है, कैन दैट चार्ज हैव एग्जिस्ट ऑन ए बॉडी, ठीक है। कुछ इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, ध्यान से समझना है आपको। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको समझ में आ गया होगा। इसका रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन हैं वो ट्रांसफर होते हैं कंप्लीटली, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ट्रांसफर होता है उनका, या तो 2 3 4 5 6 आएंगे या जाएंगे बॉडी में से, ठीक है। मतलब इसका काज क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का रीजन। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ध्यान से समझना है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो देखिए यहां पर ये कहना चाहता है द टोटल चार्ज ऑन एन isolated system is constant, या आप बोल सकते हो कंजर्व्ड। ये कहना चाहता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसका जो नेट चार्ज है, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज या टोटल चार्ज है वो क्या होगा? कंजर्व्ड होगा, कांस्टेंट होगा। अब एक आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है, ये आप सभी को पता है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? तो आइसोलेटेड सिस्टम ये होता है कि जिस पर किसी दूसरी चीज का इन्फ्लुएंस ना हो। जैसे कि एक ऐसा सिस्टम ना तो उसमें कोई बाहर से कोई चार्ज एंटर कर सकता है, और ना उसमें अंदर जो चार्जेस हैं वो बाहर जा सकते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिए आप। जो अंदर जो चार्ज है, एक ऐसा सिस्टम जो अंदर चार्ज है वो ना तो बाहर जा सकते हैं और बाहर वाले चार्ज ना अंदर आ सकते हैं। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। सपोज कर लीजिए कि इसमें एक चार्ज ये है, 2 3 ऐसे बहुत सारे चार्जेस है। ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो बाहर से कोई चार्ज इसमें एंटर कर सकता है, ना इसमें जो है चार्ज वो बाहर जा सकता है। ऐसा सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम होगा, मतलब सेपरेट रहना, अलग रहना। आप इस चीज को समझ चुके हैं, आइसोलेटेड। या इसकी दूसरी डेफिनेशन है चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड, चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर, मतलब चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसको केवल ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ध्यान से समझिए, आप थोड़ा अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे इस चीज़ को। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लेते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम बना लिया। ये बॉडी ए है हमारे पास और ये बॉडी हमने मान ली बी बॉडी मान ली, ठीक है। इनके बीच कुछ प्रोसेस करते हैं, जैसे हमने ग्लास रोड को रब किया था तो ऐसे रबिंग का प्रोसेस करते हैं। तो शुरुआत में इन पे जो चार्ज है वो कितना है? 0 चार्ज है। नेट चार्ज इस सिस्टम का कितना चार्ज है? 0। रबिंग का प्रोसेस किया, रबिंग के प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर तो प्लस का 2 कूलम चार्ज आ गया और यहाँ माइनस का 2 कूलम चार्ज आ गया बी पर। तो अभी भी इस सिस्टम का, इस आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज तो प्रोड्यूस हो गए हैं ए और बी पर, बट इस आइसोलेटेड सिस्टम का अभी भी नेट चार्ज कितना है? +2 कूलम और -2 कूलम। फिर से इस प्रोसेस के बाद कितना है? 0। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए,
चार्ज ना तो क्रिएट हो सकता है ना क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। जितना एक आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज है उतना ही रहेगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कंजर्व और कांस्टेंट। अब देखिए आगे, इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज इनवेरिएंट। ध्यान से समझना है, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट। तो देखिए ये कहना चाहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज of a body, the magnitude of charge of a body is independent on the speed of body। ध्यान से समझना है। इसका मतलब यह है कि चार्ज, किसी बॉडी पे चार्ज का जितना मैग्नीट्यूड है ना वो इंडिपेंडेंट रहेगा किस पे, बॉडी की स्पीड से। मान लीजिए एक बॉल है, उस पे प्लस का 2 कूलम चार्ज है, ठीक है। आप उसको कितने भी स्पीड से फेंक दीजिए, चलाइए उसको, ये जो चार्ज है, चार्ज की वैल्यू इंडिपेंडेंट रहेगी, बदलेगी नहीं। किससे, स्पीड से, ठीक है। अब लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, 6th प्रॉपर्टी, चार्ज एसोसिएटेड विद मास। मतलब चार्ज है वो हमेशा किसके साथ जुड़ा हुआ होगा, मास के साथ। चार्ज आएगा तो मास आएगा, समझ पा रहे हैं। चार्ज है वो मास के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ये चार्ज की प्रॉपर्टी है। तो ऐसे ही चार्ज जैसी कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टी मास होती थी, ठीक है, जो हमने 11th क्लास में पढ़ी है, ठीक है। मासिव ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो सब चीज़ें पढ़ी है। तो उन दोनों के बीच जल्दी से डिफरेंस देख लेते हैं हम। तो देखिए आइए, चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस अच्छे तरीके से आपको समझना है, ध्यान से देखिए। अभी आप एक तरफ ले लेते हैं चार्ज और दूसरी तरफ क्या ले लेते हैं, मास। तो जैसी प्रॉपर्टी चार्ज है उसी तरीके की प्रॉपर्टी क्या है, मास। तो देखिए अब इनकी प्रॉपर्टी, पहले तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। चार्ज कैन बी पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव। चार्ज है वो पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। बट मास ऑलवेज इज पॉजिटिव। मास हमेशा क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी। मतलब चार्ज है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। किसकी वेलोसिटी पर, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर। बट मास इज इंक्रीज विद वेलोसिटी। मास है वो इंक्रीज होगा किसके साथ, वेलोसिटी के साथ। तो इसकी इक्वेशन समझने के लिए आप देखिए यहाँ पर m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसके ऊपर रूट, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर m है, थोड़ा ध्यान से समझिए। m है मूविंग मास है। कौन सा मास है, मूविंग मास, मूविंग मास ऑब्जेक्ट का। और ये कौन सा मास है, रेस्ट मास। जब ऑब्जेक्ट किस में हो, रेस्ट में हो। मूविंग मास और रेस्ट मास। v है वेलोसिटी, ठीक है, जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो थोड़ा ध्यान से समझिए आप अच्छे तरीके से इस चीज को, कैसे चेंज होगा।
अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो m नॉट डिवाइडेड बाय, मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट सी स्क्वायर, अरे लिख सकता हूँ एलसीएम लेके, ठीक है। तो या मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ m नॉट डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर मल्टीप्लाई रूट सी का स्क्वायर, ये m की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिए आप, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कैसे इंक्रीज होता है। ध्यान से, थोड़ा ध्यान से अच्छे तरीके से समझना है बेटा। देखिए यहाँ पर जैसे जैसे वेलोसिटी होगी, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी थोड़ा अच्छे तरीके से, वेलोसिटी बढ़ेगी जैसे जैसे, तो देखिए वेलोसिटी बढ़ेगी, यहाँ तो फिक्स वैल्यू है ये वाली वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 10⁸, और जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ेगी, सपोज कर लेते हैं आप किसी बॉडी को चला रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये बहुत 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 ज़्यादा वेलोसिटी है। इतनी वेलोसिटी किसी चीज़ की पॉसिबल ही नहीं है चलाना, ऑब्जेक्ट्स को चलाना, किसी पत्थर को, किसी स्टोन को, किसी रॉकेट वगैरह को, इतनी वेलोसिटी किसी की भी नहीं हो सकती है, सपोज कर लेते हैं। तो अब देखिए थोड़ा सोचिए समझिए, यहाँ पर भी ये फिक्स होगी ये वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो इसकी वैल्यू जितनी बड़ी होगी, v की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कम इसका सॉल्यूशन आएगा, इस वाली टर्म का उतना ही कम सॉल्यूशन आएगा, तो डिनोमिनेटर है उतना ही छोटा होगा, न्यूमिनेटर है वो तो फिक्स है 3 मल्टीप्लाई 10⁸, उसके ऊपर क्या स्क्वायर रूट, ठीक है। जितना ये छोटा होगा उतना ही ज्यादा किसकी वैल्यू होगी, m की वैल्यू, समझ पा रहे हैं। तो जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ही मूविंग मास होगा, समझ पा रहे हैं। बट ये नॉर्मली बिग ऑब्जेक्ट पर एप्लीकेबल नहीं होता है। बिग ऑब्जेक्ट आप कितने भी, मान लीजिए 1 kg है या किसी का 100 ग्राम है, 1 ग्राम है, इतने ऑब्जेक्ट्स पर लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कुछ ज़्यादा स्पीड से नहीं चला सकते। 10,000 मीटर पर सेकेंड, 10,000 मीटर पर सेकेंड चला सकते हो, 20,000 हाईएस्ट हो गई है तो 20,000, कोई रॉकेट वगैरह की स्पीड भी 20,000 भी नहीं होगी। या आप सपोज कर लीजिए 50,000 पर मीटर की स्पीड से चला सकते हो, ठीक है। बट यहाँ 50,000 पर मीटर की स्पीड बहुत 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 ज्यादा हाई होती है। यहाँ पर 3 लाख है, ठीक है। यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब इतनी छोटी कम वैल्यू रखेंगे तो ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर लगभग बराबर रहेगा। जैसे कुछ इस तरीके से, ऊपर 100 और नीचे 99.967, तो इसकी वैल्यू लगभग कितनी रहेगी, आसपास कितनी रहेगी, 1.0000001 के आसपास। तो m इसको मल्टीप्लाई करेंगे, m नोट को 1.0000001 से, तो क्या कुछ ज्यादा इफेक्ट होगा, नहीं। m किसके बराबर आएगा, m नोट। मतलब सीधी सी बात यह है कि भी ये एटॉमिक पार्टिकल के लिए है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और भी चीजें आएंगे उनके लिए पॉसिबल है। जो बड़े ऑब्जेक्ट हैं, आप कोई कंचा लेते हैं, उसके लिए ये इक्वेशन थोड़ी सी एप्लीकेबल नहीं है, समझ पा रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा, अब आगे चलते हैं, लेक्चर काफी बड़ा हो गया। देखिए अब आगे प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आप इस इक्वेशन को लिख लीजिए, m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। याद करो, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है, बट मास इज नॉट क्वांटाइज्ड, मास है वो क्वांटाइज्ड नहीं है यट।
अभी तक मास को क्वांटाइज नहीं किया गया है। जैसे चार्ज के साथ रूल है ना कि आपको 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज ही ट्रांसफर कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर कर सकते हैं, 1.5 नहीं कर सकते। ऐसे मास के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कितना भी मास ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास फोर्थ, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज है वो क्या है, कंजर्व्ड। मास इज नॉट कंजर्व्ड। कंजर्व्ड क्यों? क्योंकि E इज इक्वल टू क्या, mc²। ये आएगी इक्वेशन, आपने पढ़ी भी होगी। मास और एनर्जी एक दूसरे में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। चार्ज वो कंजर्व्ड है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ, चार्ज इज या आप कुछ ऐसे लिखो सिंपल फॉर्म में, एक्सेलरेटेड। एन एक्सेलरेटेड चार्ज emit रेडिएशन। एक्सेलरेटेड चार्ज है वो इमिट करता है क्या, रेडिएशन। बट एक्सेलरेटेड मास नो इमिट रेडिएशन। एक्सेलरेटेड मास है वो इमिट नहीं करता रेडिएशन को, ठीक है। और भी बहुत सारे इसके पीछे रीजन हो सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है ये, थर्ड नहीं। अब देखिए और क्या है कि चार्ज है वो अट्रैक्टिव, और देखते हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखिए आप, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव हो सकता है और क्या हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है, ठीक है। और यहां पर सिक्स्थ प्रॉपर्टी है इसके, फोर्स बिटवीन टू मासेस बॉडी ऑलवेज अट्रैक्टिव। दो मासिव बॉडी के बीच में फोर्स हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस थे चार्ज और मास के बीच में, दोनों ही हमारी फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये चार्ज के बारे में आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक लेक्चर था। इसके बाद हम कूलॉम्स लॉ और आगे के कुछ डेरिवेशन वगैरह करेंगे। थैंक यू।